इजराइल ने पिछले दिनों हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में ही मार गिराया और अब लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को मार डाला। हसन नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह और ईरान गुस्से में है और उसने इंतकाम लेने की बात कही है। इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मारने का डेडली प्लान कैसे तैयार किया, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि इजराइल ने 2006 के लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरुल्लाह को 3 बार मारने की कोशिश की थी। इजराइल का पहला हवाई हमला अपने लक्ष्य से चूक गया था क्योंकि उस जगह से हसन नसरुल्लाह पहले ही निकल चुका था। 2 और हवाई हमले जमीन के कई फीट नीचे मौजूद उसके कंक्रीट के बंकर को भेदने में नाकाम रहे थे, लेकिन 27 सितंबर की रात को इजरायली सेना ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह को दक्षिण बैरूत में एक अपार्टमेंट परिसर के नीचे बने एक बंकर में ट्रैक किया गया और उसे मार गिराने के लिए 80 से ज्यादा बम गिराए गए। इजराइल के पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों ने हिजबुल्लाह को पहले ही घुटनों पर ला दिया था। इसके बाद इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडर मारे गए जो दशकों से कई अभियानों का नेतृत्व कर रहे थे। अब इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मार गिराकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजराइल ने 30 जुलाई को हसन नसरुल्लाह का दाहिना हाथ कहे जाने वाले फुआद शुकर को मार गिराया था। इजराइल 2006 से ही हिजबुल्लाह की जड़ें खोदने में जुटा हुआ था। इसके लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह की बड़े पैमाने पर जासूसी करने का अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि इजराइल की परिष्कृत सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 और इसके सैन्य खुफिया निदेशालय, जिसे अमन कहा जाता है, उसने इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हिजबुल्लाह के हर कदम पर नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा और विश्लेषण किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह की न केवल मिलिट्री यूनिट बल्कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ बढ़ते संबंध और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ नसरुल्लाह के संबंधों पर भी नजर बनाए रखी। जब हिजबुल्लाह ने सीरिया में बशर अल असद के पक्ष में अपने सैन्य अभियान शुरू किया, तभी इजराइल को बड़ा मौका मिल गया। उस वक्त हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर लड़ाकों की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में इजरायली जासूसों ने अपने एजेंटों को हिजबुल्लाह में भर्ती करवाया और संभावित लोगों की पहचान की जो पैसे के बदले जानकारियां दे सकते थे। इससे हिजबुल्लाह के आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर हो गए और समूह में बड़े पैमाने पर घुसपैठ के लिए दरवाजा खुल गया। खबर है कि 27 सितंबर को बैरूत में जो हमला हुआ और हसन नसरुल्लाह को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसकी इजराइल ने पुख्ता तैयारी की थी और अपने जासूसों के जरिए वो हसन नसरुल्लाह के मूवमेंट की खबर ले रहा था। फिलहाल नसरुल्लाह की मौत से ईरान सबसे ज्यादा गुस्से में है। गौरतलब है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं, 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं, उनको भी वापस इंडस्ट्रीज पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए खास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नसरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो। ठीक है, तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है। तो इजराइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए, मजबूर करें अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दें। इससे एस्केलेशन बहुत भारी हो सकती है। मुझे तो अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह अपने मिसाइल स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि वो चुपचाप से धूल चाट लेंगे, थूका चाट लेंगे और कह देंगे हाँ जी हम सीज फायर मान गए, हम हट जाएंगे, जब तक उनको बहुत खासा दर्द ना हो। राइट, तो क्या ये जो पनिशमेंट लेवल है वो काफ़ी है? अब वो भी हर रोज़
कुछ ना कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि या इफेक्टिवनेस ऑफ इजरायलीज काउंटर स्ट्राइक्स है या डेलिबरेट डिसीजन नॉट टू एस्केलेट, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो मॉडरेट हैं और जो यूएन जनरल असेंबली में जाके बोला कि इज़राइल हमको प्रवोक कर रहा है, हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ करें जिससे वो और अमेरिका मिलके हम पे स्ट्राइक करें, तो हम इतने अक्लमंद हैं कि हम इसमें झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब तक नहीं पड़ेंगे? कब तक ह्यूमिलिएट होंगे अपने लोगों के सामने? भाई आफ्टर ऑल वो भी आंसरेबल है अपनी पब्लिक को। और रूस चीन का भी बड़ा हाथ रहेगा इसमें कि वो कितना इनको ताकत देते हैं, क्या वो इनको आर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग इज़राइल का पलटवार सह सके। गौरतलब है कि रूस ने अपनी S-400 मिसाइल बैटरी भेज दी यहाँ पे कि वो इज़राइल के जवाबी हमलों को थोड़ा डेंट कर सके। अमेरिका की एड के बगैर इज़राइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इज़राइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकॉनमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेंगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकॉनमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी। इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल हो रहे हैं और अब लेबनान से भी इजराइल सीधा मुकाबला कर रहा है। अब तो उसने यमन पर भी हूती विद्रोहियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इज़राइल पे काबू नहीं पा सकते। इज़राइल की शक्ति, सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इज़राइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को, कि साहब कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज, हौती, हिजबुल्लाह और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं। और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइज़ेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए। इज़राइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इज़राइल मिलकर कुछ करेंगे? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा? अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ। और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है।
कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए, लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीज़न का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या रहता है। क्या वो इजराइल के खिलाफ अब खुलकर सामने आता है या अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए इजराइल को चोट देने और बड़ा बदला लेने की कोशिश करता है।